झांगी ने जो कीर से कहा, यह जो युनकुए है जिसे ऊपर से मेरे साथ मिशन पर भेजा गया है। प्लीज इनका ध्यान रखना। जोकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने बोला, फिर एक और मिशन? कहां जा रहे हो? क्या यह दूर है? झांगी ने अपने भारी कपड़े उतारते हुए कहा, यह एक कॉन्फिडेंशियल मिशन है। मैं ज्यादा लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। फिर जोकीर ने जू युनकुए का स्वागत किया और पूछा, आप क्या पियेंगी, कॉफी या चाय? जू युनकुए ने हल्के से होठ काटते हुए कहा, थैंक यू, मैं सिर्फ उबला हुआ पानी ही लूंगी। जब वे बातचीत कर रहे थे, तब यांगसिया और जो हैमई बाहर आ गईं। जू युनकुए ने उन्हें पहचान लिया क्योंकि उनकी दुनिया के अंत से पहले फेमस पर्सनालिटीज थी। धीरे धीरे जू युनकुए को महसूस हुआ कि झांगी के आसपास पहले से ही कई खूबसूरत और प्रभावशाली लड़कियां थीं। ये देखकर वह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी क्योंकि वह झांगी को अपना मानने लगी थी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो जू युनकुए ने झांगी से पूछा, हम कब निकल रहे हैं? झांगी ने गंभीरता से उसे देखा और कहा, यह कॉन्फिडेंशियल मिशन है, इसलिए इससे जुड़े लोगों को ही साथ ले जाना सही रहेगा। फिर उन्होंने यांगसिया से कहा, जू युनकुए के आराम करने के लिए एक कमरा तैयार कर दो। जू युनकुए समझ गई कि झांगी उससे दूरी बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह गर्व से खड़ी हुई और यांगसिया के साथ चली गई। जब यांगसिया वापस आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसे दिया गया कमरा बहुत पसंद आया। इसके बाद उसने झांगी से पूछा, वह कौन है? क्या वह किसी इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई स्पेशल मेंबर है? झांगी ने शांत भाव से कहा, वह जू झेंग की भतीजी है। शायद उसे मिशन पर भेजकर उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने की योजना है। यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह तुम पर नजर गड़ाए हुए है। झांगी ने हैरानी से कहा, क्या सच में? जौकीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने भी उसकी आंखों में जलन देखी। झांगी हंस पड़ा, क्या मैं इतना आकर्षक हूं कि उसने पहली ही नजर में मुझसे प्यार कर लिया? यांग शिनशिन ने गंभीर आवाज में कहा, शायद जू झेंग तुम्हें अपनी भतीजी से शादी कराने की प्लानिंग बना रहा है, जिससे वह उनका लड़का बन जाएगा और फिर उनके साथ काम करने लग जाए। झांग यी ने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो यह उनका भ्रम है। उसे घमंडी महिलाएं पसंद नहीं थीं और वह फीलिंग से ज्यादा अपने फायदे को प्राथमिकता देता था। जूकिर ने चिंतित होकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, लंबे मिशन पर जाने के दौरान कहीं तुम्हारे विचार न बदल जाएं। झांगी ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, जहर चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, मैं उसे नहीं खाऊंगा। अंत में जब अंकल यू ने मिशन की सुरक्षा को लेकर सवाल किया तो झांगी ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा करना जानता हूं, बस घर पर सब कुछ सामान्य बनाए रखो। इस बार झांगी ने समुद्र यात्रा के लिए सिर्फ जो केयर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि यह यात्रा कई महीनों की होगी। जहाज पर किसी के बीमार होने की संभावना थी, इसलिए एक डॉक्टर का होना जरूरी था। झांगी ने घर के जरूरी काम समझाने के बाद चेन जिंगुआन से कांटेक्ट किया और एक आइस ब्रेकर और एक्सपीरियंस नाविकों की व्यवस्था करने को कहा। चेन जिंगुआन ने बिना किसी समस्या के तुरंत तैयारी शुरू कर दी। दोपहर में झांग यीछोयू पोर्ट पहुंचे और जहाज तथा क्रू की जांच की। उन्हें सबसे एडवांस आइस ब्रेकर जहाज, जिसका नाम जिनफेंग है, वह दिया गया, जो 106 मीटर लंबा और 16,000 टन वजन वाला था। इस जहाज पर 2,000 टन फ्यूल ले जाया जा सकता था, जो बर्फीले समुद्र के लिए सबसे सूटेबल था। चेन जिंगवान ने झांग यी के लिए सबसे एक्सपीरियंस नाविकों को चुना, जिनमें 12 एक्सपर्ट समुद्री यात्री शामिल थे। झांग यी ने उन्हें एक साथ बुलाकर समझाया कि यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। झांग यी ने सबको बोला, हम एक लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं और हमें विदेश में रह रहे कुछ चीनी नागरिकों को वापस लाना है। सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रा के दौरान किसी को भी इस मिशन के बारे में बात नहीं करनी है। सभी नाविकों ने जोर से बोले, समझ गए। इसके बाद झांगी ने चेन जिंगवान से जहाज पर वेपन्स की अरेंजमेंट करने को कहा, लेकिन आइस ब्रेकर पर तोपें लगाने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ते। झांगी ने सोचा कि जरूरत पड़ने पर जहाज पर जमीनी तोपें लगानी पड़ेंगी
और उन्होंने समुद्री खतरों से बचने के लिए पानी में बिछाने के लिए माइंस भी तैयार करवाई। अगली सुबह झांगी, जू यूनक्वे और जो केयर के साथ चाओयू पोर्ट के लिए रवाना हुए। जू यूनक्वे को जो केयर का साथ आना अजीब लगा, इसलिए उसने झांगी से इस बारे में सवाल किया। झांगी ने शांत आवाज में कहा, जो केयर एक डॉक्टर है, इतने लंबे सफर में अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा? जो यूनक्वे ने फिर भी मना करके बोली, क्या कोई और डॉक्टर नहीं था? जहाज पर पहले से एक सुंदर लड़की थी, अब दूसरी को लाना क्या सही रहेगा? झांगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक ही सुंदर लड़की को साथ लाया हूं। इससे जो यूनक्वे चिढ़ गई, लेकिन झांगी ने पहली बार उसे कड़ी फटकार लगाई। याद रखना, इस मिशन का लीड मैं कर रहा हूं, तुम सिर्फ मेरे साथ जा रही हो। ज्यादा मत बोलो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। झांगी के गुस्से से वह डर गई और चुपचाप खड़ी रही। लेकिन जैसे ही झांगी वहां से गया, झू यूनक्वे के मन में एक अजीब फीलिंग्स जागी। उसे लगा कि झांगी का सख्त एटीट्यूड उसे आकर्षित कर रहा था। दूसरी ओर झांग ये जू यूनक्वे के पास गया, जो अपना सामान पैक कर रही थी। वह काफी एक्साइटेड लग रही थी। झांगी ने गंभीर आवाज में पूछा, समुद्र में यात्रा आसान नहीं होती, कम से कम 2-3 महीने का सफर होगा। तुमने अच्छे से सोचा है? जो केयर मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, आखिर तुम्हारे साथ रहने का इससे बेहतर मौका मुझे कहां मिलेगा? वह झांगी के करीब आकर उनसे चिपक गई और हल्के से बोली, इतने लंबे सफर में अगर मैं न रहूं तो तुम्हें मुश्किल होगी, है ना? झांगी ये हंसते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, चिंता मत करो, अगर कोई खतरा आया तो मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूं। इसके बाद उन्होंने अपने सफर के लिए लास्ट प्रिपरेशन पूरी की और समुद्र की ओर निकल पड़े। जय यूनक्वे के मना करने के बावजूद झांगी जो केयर को समुद्र में साथ ले गया। घर पर बाकी लोग, खासकर महिलाएं, इससे काफी नाराज थीं। यांग शिनशिन ने झांगी को हेल्पलेस होकर देखा। उसकी आंखों में मायूसी थी। वो भी झांगी के साथ जाना चाहती थी। लू केरान ने भी ऑफर दिया कि वह मैकेनिक के रूप में जहाज पर जाकर मरम्मत में मदद कर सकता है, लेकिन झांगी ने मना कर दिया। ये कोई सैर सपाटा नहीं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट मिशन था। उसे ये भी नहीं पता था कि समुद्र में कोई खतरा मिलेगा या नहीं। अगर सच में कुछ हो जाता तो वह समुद्र में इतने लोगों की सेफ्टी नहीं कर पाता। हालांकि शेल्टर में मौजूद लोगों ने उन्हें चाओयू पोर्ट तक पहुंचाया। पोर्ट से स्नोमोबाइल लेकर वे 10 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करके उस जगह पहुंचे जहां बड़ा लंगर डाला था। वहां पानी गहरा था और पूरी तरह बर्फ जमी नहीं थी। आइस ब्रेकर जिन फेंक को चेन झिंगुआन के लोगों ने खींचकर बाहर निकाला था, पोर्ट पर नाविक यात्रा के लिए तैयार थे। झांगी ने घर पर सबको अलविदा कहा और सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए कहा। अगर कोई खतरा हो तो तुरंत उससे या जू झेंग से कांटेक्ट करने को कहा। झांगी, जो केयर और जू यूनक्वे जहाज पर सवार हुए। झांगी और जो केयर ने ज्यादा सामान नहीं लिया क्योंकि उनका सामान झांग यी के स्पेस में रखा गया था। लेकिन जू यूनक्वे के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। उसके पास 2 बड़े सूटकेस थे। झांग यी ने उसे मदद नहीं की, लेकिन अंकल यू ने काइंडनेस दिखाते हुए सामान रखने में मदद की। पोर्ट पर नाविकों ने सूटकेस जहाज पर चढ़ा दिया। डेक पर चढ़ने के बाद जू यूनक्वे ने झांगी के सामने कम्युनिकेटर डिवाइस निकाला और कहा, अंकल, हम जहाज पर आ गए हैं, हम आज ही रवाना हो सकते हैं। झांगी मन ही मन हंसा। जू यूनक्वे जानबूझकर उसे यह दिखाना चाहती थी कि जू झेंग उसके पीछे है। झांगी ने इस बात की परवाह नहीं की और लाओ तियन को जहाज चलाने का इशारा किया। नाविक अपनी अपनी जगह लौट आए। लाओ तियन ने जल्दी से लंगर उठाने का इंस्ट्रक्शन दिया। आइस ब्रेकर धीरे धीरे आसपास की पतली बर्फ को तोड़ता हुआ चलने लगा और फिर समुद्र की ओर बढ़ गया। झांगी जो केयर को उनके केबिन में ले गया। केबिन में कोयले जल रहे थे और सफिशिएंट गर्मी थी। यह अरेंजमेंट झांगी की मांग से थी। लंबी समुद्री यात्रा के बावजूद वह जीवन की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहता था। आने वाले दिन एक जैसे ही शांत भरे थे। लाओ तियन और बाकी नाविकों के पास सालों का एक्सपीरियंस था।
खासकर दुनिया के अंत के बाद। उन्होंने वेई डिंगहाई के साथ लंबी समुद्री यात्राएं की थी, इसलिए उन्हें खतरनाक समुद्री इलाकों की जानकारी थी। झांग यी ने उन्हें सावधानी से चलने को कहा। उन्होंने समुद्री डाकुओं वाले रास्ते से बचने और नियोन क्षेत्र से दूर रहने का इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि वहां बहुत से भाड़े के डाकू थे। समुद्री मॉन्स्टर्स वाले क्षेत्रों से भी बचने को कहा। खाने और फ्यूल की कमी नहीं थी, इसलिए धीमे चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। सेफ्टी ही सबसे जरूरी थी। आधी यात्रा में सब कुछ नॉर्मल रहा, क्योंकि वे हुआक्सू रीजन के समुद्री क्षेत्र में थे। उन्हें बस पूर्वी चीन सागर में पेट्रोलिंग करती नेवी को इन्फॉर्म करना पड़ता था। लेकिन जब वे हुआक्सू रीजन का क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़े, तो समस्याएं बढ़ गईं। 70वें दिन उन्हें नियॉन क्षेत्र से गुजरना पड़ा। लाओतियन ने झांगी से पूछा कि क्या उन्हें समुद्री प्रशासन से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि गलत फहमी न हो। झांगी उस वक्त एक किताब पढ़ रहा था। उसने किताब बंद कर दी, जिस पर 1084 लिखा था। उसने कहा, नहीं, बस चलते रहो, अगर कोई रास्ता रोके तो देख लेंगे। झांगी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दुनिया के अंत के बाद देशों की आर्मी पावर कमजोर हो गई थी। ये समुद्र धीरे धीरे क्योटिक क्षेत्र बन गया था। नियॉन क्षेत्र भी दो पावर्स में बंटा था और उनकी नेवी अनस्टेबल थी। वे ज्यादा जहाज तैनात नहीं कर सकते थे, इसलिए बिना संपर्क किए जाना बेहतर था, ताकि शक न हो। यदि कुछ गलत होता तो जू जेंग मामले को संभाल लेता। कुछ घंटे बाद नियॉन की समुद्री प्रोटेक्शन सिस्टम से उन्हें एक अलर्ट मिली। झांगी ने लाओतियन को उन्हें समझाने को कहा कि वे सिटीजनशिप है, वॉरशिप नहीं, और वे लोगों को बचाने जा रहे हैं। साथ ही जू जेंग से कांटेक्ट करके उन्हें समझाने को कहा। नियॉन थोड़े असंतुष्ट लगे, लेकिन उनके पास समुद्र की पूरी निगरानी करने की पावर नहीं थी, इसलिए उन्होंने जाने दिया। समस्या हल होने के बाद झांगी वापस अपने केबिन में जाकर किताब पढ़ने लगा, लेकिन तभी तेज धमाकों की आवाज हुई और जहाज हिलने लगा। जो केयर डर गई। झांगी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाकर देखता हूं। वह तुरंत जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचा। लाओ तियन स्क्रीन पर देखा, छोटे रेड डॉट्स को देखकर गुस्से में थे। झांगी ने पूछा, क्या हो रहा है? सभी ने झांगी को देखकर राहत की सांस ली। सर, इस क्षेत्र में लैंड माइंस है, जरूर समुद्री डाकू है। लाओ तियन ने कहा, जरूर नियॉन वालों ने ही हमारे पीछे इंफॉर्मेशन भेजी होगी। झांगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहाज का क्या हाल है? लाओ तियन ने कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमारा जहाज मजबूत है, ये बस रास्ता रोकने के लिए है। आसपास के पायरेट शिप हमारी ओर बढ़ रहे हैं। झांगी ने कहा, तुम लोग जहाज संभालो, बाहर का काम मैं देख लूंगा। कहते ही वह स्पेस पावर से गायब हो गया। नाविक जानते थे कि झांग ये दुश्मनों से निपटने गया है, लेकिन वे भी चुप नहीं बैठे। आधे नाविक बंदूकें लेकर ऊपर पर चले गए। झांग ये डेक पर आया और जैसा कि लाओ त्यान ने कहा था, ढेर सारी छोटी नावें तेजी से जिन फेंक की ओर बढ़ रही थीं। हर नाव पर 3-4 लोग थे, जो गन और रॉकेट लॉन्चरों जैसे इक्विपमेंट्स थे। झांग ये रेलिंग के सामने झुका हुआ था। कुछ लुटेरों ने उसे देखा और चिल्लाने लगे। ट्रांसलेशन सिस्टम से झांग यी ने सुना, नाव रोक दो, विरोध मत करो, वरना मारे जाओगे। लेकिन उनकी आवाज झांगी को अजीब लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही समुद्री डाकू थे जो नियॉन सी पाइप के साथ मिले हुए थे। झांगी के फेस पर एक ईविल स्माइल आई। उसने अपनी स्पेस एबिलिटी से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला, लेकिन फिर विचार बदल दिया। इसके बजाय उसने अपनी हेंगदाओ शेंगदी निकाली। एक लुटेरा जिसने मखमली टोपी पहन रखी थी और चेहरे पर एक गहरा निशान था, झांगी की ओर AK-47 तान कर चिल्लाया, अरे, सुनाई नहीं दे रहा? डर के मारे कांप रहे हो? जल्दी शिप रोक दो। झांगी हल्के से उछला। उसकी तेजी हवा में इतनी हल्की थी कि वह रेलिंग पर पैर रखते ही सीधा समुद्र में मौजूद नावों की ओर कूद गया। उसकी तलवार पर ब्लैक वॉइड की पावर थी। जैसे ही तलवार झटकी, एक क्रिसेंट शेप स्वॉर्ड बीम हवा में चमकी। डाकुओं की एक नाव बीच से दो हिस्सों में बंट गई, जैसे किसी शीशे को काटा गया हो।
कटी हुई नाव समुद्र में चली गई। नाव पर मौजूद लुटेरे डर के मारे चीखने लगे। इस ठंडे समुद्र में गिरने का मतलब था मौत। झांगी ने हवा में फिर से छलांग लगाई और दूसरी नाव के ऊपर आया। फिर एक और झटके में वह भी दो हिस्सों में बंट गई। ऐसे ही फिर कुछ ही पलों में उसने तीन नावें डुबो दी। बाकी लुटेरे अपने डूबते साथियों की चीखें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं थी। उनकी स्किन्स नीली होने लगी और वे धीरे धीरे बर्फ की तरह जमे हुए दिखने लगे। अब डाकुओं को एहसास हुआ कि वे मुसीबत में हैं। उन्होंने झांगी पर गोलियां और रॉकेट दागने शुरू कर दिए, लेकिन झांगी बिजली की तरह हवा में घूम रहा था। कुछ गोलियां उसके पास पहुंची भी तो वे एक अलग डायमेंशन में चली गई। वह पानी के ऊपर एक ड्रैगन फ्लाई की तरह छलांग लगाकर हर नाव को डुबोता गया। डेक पर खड़े नाविक यह सीन देख रहे थे। वे बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। झांगी जब वापस आया तो उसने शांत आवाज में कहा, आगे बढ़ो। उधर कुछ घंटों बाद एक दूसरी नाव को समुद्र में तैरते हुए फ्रोजन बॉडी मिले। एक समुद्री डाकू सरगना ने गंभीर आवाज में कहा, यह किसी ताकतवर इंसान का काम है। दूसरे ने जवाब दिया, यह हुआशू रीजन की जहाज थी। वे आमतौर पर इतनी दूर नहीं आते। ये अजीब बात है। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कोलंबियाई आर्मी को यह खबर देंगे। उन्हें यकीन था कि वे इस जानकारी में दिलचस्पी लेंगे। रोप फ्लाई आइलैंड के नजदीक पिछली सेंचुरी से कोलंबियन ओशियन फोर्स यहां तैनात है, जिसमें टोटल 50,000 ट्रूप्स मौजूद हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर की परिस्थितियों में ये ट्रूप अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट करियर और वॉरशिप्स की बदौलत समुद्री क्षेत्र में एक इंप्रेसिव पावर बनी हुई है। ग्लोबल फ्रीज के आगमन के बाद पूरे नियॉन आइलैंड पर भारी संकट छा गया। आम नागरिकों के पास खाने और कपड़ों की कमी थी, जिससे ज्यादातर लोग ठंड और भूख से मर गए। लेकिन कोलंबियन ओशियन फोर्स के ट्रूप्स को हमेशा स्पेशल फैसिलिटीज मिलती रही। नियॉन और कोलंबिया के बीच हुए समझौते के अनुसार इन ओशियन ट्रूप्स की सप्लाई पक्का मिलती थी। यही कारण था कि रोप फ्लाई आइलैंड पर नागरिकों की मृत्यु दर 90% तक पहुंच गई, लेकिन समुद्री सेना के लोग सुरक्षित और शांत जिंदगी जीते रहे। हालांकि ग्लोबल फ्रीज के कारण कोलंबिया की mainland से इनकी सप्लाई बंद हो गई, जिससे यह आर्मी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ बन गई। वे कोलंबिया की सरकार के प्रति वफादार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें समुद्री क्षेत्र में काफी ऑटोनॉमी मिली थी। इस आर्मी के कमांडर 5 स्टार जनरल डॉगलस इस क्षेत्र के अभी के रूलर बन चुके थे। एक दिन ओशियन फोर्स की कम्युनिकेशन टीम को नियॉन मैरीटाइम डिपार्टमेंट से एक इंफॉर्मेशन मिली। हुआशू रीजन का आइसब्रेकर जिनफेंग दक्षिण पूर्वी जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। कर्नल कार्ल रोसेन, जो टास्क फोर्स 50 के कमांडर थे, इस खबर पर गंभीरता से सोचने करने लगे। उन्होंने कहा, इस विनाश के दौर में जब हर देश मुश्किल से अपने एग्जिस्टेंस को बचा रहा है, तब हुआशू का एक सिविलियन जहाज समुद्र में क्यों निकला? वे इतनी दूर तक अपनी सप्लाई यूज कैसे सकते हैं? उनके असिस्टेंट लेफ्टिनेंट ट्रंडल ने सुझाव दिया, क्या हमें उन्हें रोककर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? रोसेन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, अगर हम इंटरनेशनल वाटरशेड में हुआशू के जहाज को रोकते हैं, तो यह बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अभी हमें किसी मिलिट्री फाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाज की मूवमेंट्स पर नजर रखी जाए। इस बीच इन्वेस्टिगेशन टीम में ट्रंडल को समुद्री संकट से जुड़े कई रिक्वेस्ट लेटर मिले। इनमें से एक लेटर में लिखा था, हम 6 महीने से मराइस में फंसे हैं। प्लीज हमें बचाने के लिए वॉरशिप भेजें, नहीं तो हमें जल्द ही समुद्री डाकू मार डालेंगे। भगवान के लिए हमें बचाइए। लेकिन नेवी कमांडर डाउनग्लस का इस पर एक ही जवाब था, भगवान से प्रार्थना करो, नौसेना से नहीं। समुद्री डाकू से बचने के बाद जिनफेंग जहाज 3,700 किलोमीटर दूर स्थित यानलियू आइलैंड की ओर बढ़ता रहा। लंबी समुद्री यात्राएं बेहद जोखिम भरी थीं, लेकिन इस मिशन के लिए लाओ त्यान जैसा एक एक्सपीरियंस कप्तान का होना जरूरी था। यात्रा के 7 दिनों बाद जहाज नानतुओ नामक एक समुद्री क्षेत्र में पहुंचा।
जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ओर से सैकड़ों जहाजों ने उन्हें घेर लिया, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये जहाज बड़े और छोटे भी थे, जिनमें कोस्ट गार्ड शिप्स और सिविलियन फिशिंग बोट्स भी शामिल थीं। जहाजों पर मौजूद लोग अलग अलग रीजन और प्रोफेशन से थे। एक कोस्ट गार्ड शिप से दो छोटे हाइट के ब्राउन कलर की स्किन वाले आदमी उतरे। उन्होंने मोटे कपड़े पहने थे और एक हाथ में AK-47 और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर पकड़ा था। वह चिल्लाए, तुरंत किनारे आओ, हमें जहाज की तलाशी लेनी है। लाउतियान ने बिना डरे जवाब दिया, हम त्यानहाई सिटी चाओयू ऑर्गेनाइजेशन से हैं, रास्ता छोड़ दो। लेकिन यह समुद्री इलाका कैओटिक था। यहाँ के लोग डाकू बन चुके थे। जहाज, सामान और लोग, वे सब कुछ लूट लेते थे। डाकुओं में से एक ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 की गोलियां जहाज पर बरसने लगी। लाओतियान गुस्से में आ गया। उसने अपने लोगों को लड़ाई के लिए तैयार किया। उनके पास पावरफुल वेपन्स थे, जिनमें गेटलिंग गन और रॉकेट लॉन्चर भी थे। जिन फेंग के नाविक एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स थे। उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। डाकुओं के पास सिर्फ नॉर्मल वेपन्स थे। लाओतियान ने गेटलिंग गन संभाली और गोलियां बरसानी शुरू की। खून से समुद्र लाल हो गया। डाकू भागने लगे। आधे घंटे बाद किनारे से तोपों की फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन जिन फेंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। सेफ्टी के लिए लाओतियान फिर भी रिपोर्ट करने के लिए झांग यी के पास गया। उसने कहा, कुछ परेशानी हो सकती है, आपको एक्शन लेना चाहिए। झांग यी ने फुल काउंटर अटैक का उपयोग किया, जिससे सारी गोलाबारी वापस जाकर दुश्मनों को ही मार गई। फिर भी दो पुराने वॉरशिप्स रास्ता रोकने आ गए। वे माइन कैनन से हमला करने लगे। जांगी ने हवा में स्पेस एबिलिटी यूज की और सीधे एक जहाज पर पहुंच गया। वहां मौजूद डाकू घबरा गए। डाकुओं ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उस पर कोई गोली असर नहीं करी। उसने अपनी तलवार से एक ही वार में कई डाकुओं को काट डाला। जांगी ने ठान लिया, इन सबको खत्म करना होगा ताकि वापसी पर कोई खतरा न रहे। झांगी ने तलवार उठाई और जहाज के एक कोने से दूसरे कोने तक चीरते हुए डेक से केबिन तक पहुंच गया। पहले वह अजनबियों से लड़ता था, इसलिए लड़ाई कठिन होती थी, लेकिन ये डाकू कमजोर थे। जहां भी वह गया, दुश्मनों को काटता चला गया, जैसे वेजिटेबल्स काट रहा हो। उसे इन डाकुओं को मारने में कोई पछतावा नहीं हुआ। केबिन के अंदर उसने खाल उतारे गए और कंकाल बने लोग देखे। ये डाकू पूरी तरह से इंसानियत भूल चुके थे।